नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पीछे के पॉइंट छूट चुके थे, जिसमें था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, थ्योरी ऑफ इनेट आइडिया, थ्योरी ऑफ परसेप्शन। तो पहला पॉइंट लेते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, और उन्होंने बताया था कि दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, हर चीज़ एक दूसरे के रिलेटिव है। इवन टाइम, जिसे हम सबसे बलवान मानते हैं, वो भी रिलेटिव है लाइट की स्पीड के सापेक्ष में। और लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इवन इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है तो वो उसके लिए समय पीछे छूट जाता, समय के कोई मायने नहीं होते। तो समय भी सिर्फ एक डायमेंशन है, समय ऐसा नहीं है कि बहुत बलवान है। लेकिन इस चीज़ से हमें क्या समझने को मिलता है? पहली चीज़ तो इससे हमें ये समझने को मिलता है कि अगर दुनिया में हर ही चीज़ रिलेटिव है तो इस लॉजिकली इसका अपोजिट भी तो सही होना चाहिए। अगर कोई हर चीज़ रिलेटिव है तो कोई एब्सोल्यूट भी तो होना चाहिए। जो एब्सोल्यूट है वो ही ईश्वर है। इसलिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो बहुत बड़े ईश्वरवादी थे, और एथिस्ट भी नहीं कहा जाए, उन्हें पैंथिस्ट कहा जाए तो ज़्यादा सही है। पैंथिसिस्ट का मतलब जो ब्रह्मांड के हर जगह ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। और दूसरा हमें यहाँ इससे समझने को मिलता है कि हमें परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ यहाँ इम्परफेक्ट ही है, और ये दुनिया इम्परफेक्ट लोगों के लिए है। जैसे कोई यहाँ परफेक्ट बनेगा वो यहाँ से चला जाएगा, उसका परफेक्ट लोगों का क्या काम यहाँ पर? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। जब हर चीज़ यहाँ रिलेटिव है तो श्योरिटी पर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो फिर किस में हुआ? प्रोबेबिलिटी में होगा, पॉसिबिलिटी में होगा। और हमने जब क्वांटम फिजिक्स की स्टडी करी थी तो हमने उसमें पाया था कि क्वांट के अंदर भी ड्यूल क्वालिटी है, और जिससे ये इन्फ्रेंस होकर निकलता है कि चीज़ें यहाँ पॉसिबिलिटीज़ में हैं। तो हमेशा एक पॉइंट अपने दिमाग में हम रखेंगे कि हमें सोचना हमेशा है प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉसिबिलिटी के टर्म्स में निकल के आएगा, और उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो कहते हैं वी नीड टू थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड वी मस्ट रेडी टू गेट ऑल पॉसिबिलिटीज़। स्टॉक मार्केट में, बिजनेस में, दुनिया में हर चीज़ ऐसे ही है। जैसे कोई इंसान अगर बिजनेस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेड कर रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी के बेस पर करे, ना कि श्योरिटी के बेस पर करे। उससे होगा क्या? जब कोई इंसान ट्रेड लेता है पॉसिबिलिटी के बेस पर, तो वो ये अपने दिमाग में रेडी रहता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, और जैसे ही वो गलत होगा तो वो अपना थोड़ा सा लॉस लेकर बाहर हो जाएगा। क्योंकि गलती करना कोई गलत बात नहीं है, उसे दोहराना गलत बात है। क्योंकि अगर दोहराता तो इसका मतलब वो जड़ बुद्धि है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, बार बार उसी गलती को दोहरा। अब दूसरा इंसान है जो श्योरिटी पे चल रहा है, तो श्योरिटी पर चलने वाला आदमी जब एंट्री मारेगा स्टॉक मार्केट में, जब वो श्योर हो जाएगा कि बिल्कुल मार्केट मेरे टर्म्स के हिसाब से बिल्कुल सही चल रही है, मैं श्योर होगा बिल्कुल ऊपर है मार्केट, तो जब वो मार्केट के अंदर एंट्री लेगा तो उस टाइम मार्केट गिरने ही वाली होगी। वो श्योरिटी पे चला ना, तो उसका जब मार्केट गिरेगी तो वो क्या होगा? वो तैयार नहीं होगा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो गलत हो गया, क्योंकि वो तो उस बेस पे चला ही नहीं था। तो फिर क्या होगा? और एक उम्मीद के साथ जीवन जिएगा कि नहीं, एक उम्मीद के साथ स्टॉक मार्केट में रुका रहेगा, ठहरा रहेगा ट्रेड में कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं अपनी पोजीशन रिकवर कर लूँगा। लेकिन होगा क्या? एक नीचे झटका आएगा और उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, और तब वो अगर स्टॉक में से एग्जिट भी करेगा तो उसे तब तक बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। कारण वही है, एक इंसान काम कर रहा है श्योरिटी पर, दूसरा काम कर रहा है प्रोबेबिलिटी के अनुसार, पॉसिबिलिटी के अनुसार। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसके पीछे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, इसे इन्हें समझाना बहुत ज़रूरी था। और जीवन में भी हमें श्योरिटी पे काम नहीं करना,
ये हमेशा अलर्ट रहना है। कहने का मतलब है कि हमेशा अलर्ट रहना है कि वे चीज़ें हमारे अगेंस्ट जा सकती हैं और हमें उसके लिए रेडी रहना चाहिए। और गलत होना कोई गलत बात नहीं है, उससे हमें कुछ सीख मिलेगी, समझ मिलेगी, उसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये मान के चलना कि मैं सही हूँ, ये अहम है। अहम पे काम करना है, ईगो पे काम करना है, और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। आगे है थ्योरी ऑफ कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट का मतलब है व्हाट हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीजन। दुनिया में कुछ भी होता है उसके पीछे एक कारण होता है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। तो दो चीज़ें हैं, एक है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, एक है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। जब हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक आउटलुक के बेस पर देखते हैं तो कोज एंड इफेक्ट में और इफेक्ट एंड कोज में उल्टा रिवर्स रिलेशन मिलता है। साइंस कहता है किसी भी इफेक्ट को होने के लिए कोज का होना लाजमी है। पहले कोज आएगा फिर इफेक्ट आएगा, पहले कोज आएगा फिर इफेक्ट आएगा। अगर कोज नहीं है तो इफेक्ट नहीं होगा। और इसी के बेस पर पूरा साइंस डेवलप हुआ और साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की करी, वो उसने कोज पे काम किया। इसे लॉजिक भी कह सकते हैं। लॉजिक, पहले कोई लॉजिक होगा, उस लॉजिक के पीछे कोई इफेक्ट होगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का जो पर्सपेक्टिव है वो सबकॉन्शियस माइंड वाला पर्सपेक्टिव है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला एक आउटलुक है। वो कहते हैं कि नहीं, हम इसका उल्टा करते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप इफेक्ट लेकर आइए, कोज अपने आप प्रकट होगा। आप पहले इफेक्ट लेकर आइए, कोज अपने आप प्रकट होगा। बात वही है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया बिल्कुल उसके, कि आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा करने की अपने अंदर डिज़ायर पैदा करो, तो कारण तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। ये है कोज एंड इफेक्ट थ्योरी। चीज़ होगी, कोज एंड इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट एंड कोज होगी। जब हम दुनियावी चीज़ों को करें तो हमें कोज एंड इफेक्ट थ्योरी को अपनाना चाहिए। लेकिन जब हम अपने जीवन में एटीट्यूड को डेवलप करें तो एटीट्यूड का बेस हमेशा इफेक्ट एंड कोज होना चाहिए। इफेक्ट एंड कोज यानी हमें पहले अपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जीवन जीना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमारे सामने कोज प्रकट होंगे, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। आगे थ्योरी ऑफ इन्नेट आइडियाज़। ये जो थ्योरी ऑफ इन्नेट आइडिया है ये दिया था डेकार्ट्स ने, जो एक मैथमेटिशियन थे, बाद में वो फिलोसोफर बन गए। और तो इन्नेट आइडिया का मतलब है जन्मजात ज्ञान हर किसी इंसान के अंदर पहले से ही मौजूद है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि घोड़े को अगर आप हंटर मारोगे तो घोड़े की स्पीड तेज़ हो जाएगी, वो घोड़ा भागने लगेगा। लेकिन वो घोड़े के अंदर जो स्पीड है वो इन्नेट स्पीड है, वो चाबुक से स्पीड नहीं है, यानी चाबुक के अंदर स्पीड नहीं है। चाबुक ने तो एक स्टिमुलस का काम किया, उद्दीपन का काम किया है, उसके अंदर से वो चीज़ जागृत करने का काम किया है। तो जब जीवन में कष्ट और परेशानी आती है तो वो सिर्फ एक उद्दीपन, एक स्टिमुलस होता है कि हमारे अंदर की जो काबिलियत है वो बाहर आए, ना कि उसका कोई दूसरा कुछ मतलब होता है। और इन्नेट आइडिया को और अगर डिटेल में समझना तो इन्नेट आइडिया का मतलब होता है कि जैसे बीज है, बीज के अंदर पेड़ छिपा हुआ है, ऐसे ही एक एटम के अंदर हर इंफॉर्मेशन, पूरे ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन हाइड है, छिपी हुई है पोटेंशियली। ऐसा नहीं कि उसके अंदर पोटेंशियली। और डेकार्ट्स के बाद एक साइंटिस्ट आए थे, एक फिलोसोफर आए थे, स्पिनोजा के बाद आए थे लिबनीज। तो लिबनीज ने जो फिलोसफी थी उसको रेशनलिज्म के कल्मिनेशन पे पहुंचा दिया। रेशनलिज्म कल्मिनेशन मतलब एक बिल्कुल उसकी पीक पे पहुंचा दिया तर्कवाद को। और ये कहा कि हर चीज़ मोनार्ड से मिलकर बनी है। मोनार्ड वो एटम को ही कह सकते हैं, क्योंकि वो फिजिसिस्ट थे, उनकी जो अप्रोच थी वो भी वैज्ञानिक ही थी, फिजिसिस्ट थे। तो उन्होंने एटम का फ़ायदा उठाया, एटम को कहा कि इसके अंदर हर चीज़ पहले से डाली हुई है, सब कुछ उसके अंदर पहले से ही डला हुआ है। इवन जो कार्मिक थ्योरी है वो कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी से मैच करती है, इन्नेट आइडिया। लेकिन ये इन्नेट आइडिया वास्तव में वह अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जैसे हम मान सकते हैं कि हम ये मानते हैं कि हर इंसान मरता है। तो ये बात हमें कहाँ से पता लगी? क्या ये बात हमारे सामने तो सारे लोग नहीं मरे, ना ही हमारे सामने सारे लोग मरने वाले हैं, लेकिन हमने ये अज्यूम कर लिया कि कोई इंसान है तो मरेगा। तो ये आइडिया हमें मिला अंदर से। ऐसे ही हर चीज़ की जो जानकारी वो हमें अंदर से मिलती है,
वो हमारे अंदर ऑलरेडी है। तो ये इन्नेट आइडिया है। अब थ्योरी ऑफ परसेप्शन क्या है? जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, ये बाहर कनेक्ट हैं और माइंड इनसे इंफॉर्मेशन लेता है और उसे लॉजिकली फिल्टर करके हमारे माइंड में, हमारे अंदर प्रोसेस करता है, आगे भेजता है। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें जो ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए मिली है वो इन्फॉर्मेशन सही ना हो और हम उसमें अपना लॉजिक भी इस्तेमाल ना करें, तो हमारा जो परसेप्शन बन जाएगा वो गलत परसेप्शन बन जाएगा। जैसे सामने से हमने देखा ही काले रंग की गाय आ रही है, हमने उसे देखा, हमने मान लिया कि भैंस है ये, लेकिन हम उस बात पे ये भी तो लॉजिक लगाना चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो काले रंग की नज़र आ रही है भैंस की जगह वो गाय भी हो सकती है, तो काले रंग की तो गाय भी होती हैं। अगर हम इस तरह से चीज़ों को ना देखें तो हमारा एक रॉन्ग परसेप्शन बन जाता है। तो रॉन्ग परसेप्शन तभी बनता है जब हम लॉजिक का इस्तेमाल ना करें। तो परसेप्शन का जो बेस है वो दरअसल में सही बेस नहीं माना जाता, उसे ये नहीं कह सकते कि वो सही है। लोग बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सुना, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, लेकिन वो उसका एक परसेप्शन हो सकता है, उसमें गलती हो सकती है। गलती का बेस ही वो है जो हमारा इंद्रिय ज्ञान है, उनकी लिमिटेशन है। कई बार ऐसा होता है कि सुनते कुछ और है और वो बोलता कुछ और है, हमें सुनाई कुछ और देता, देखते कुछ और दिखाई कुछ, तो वो उसके पीछे की रीज़न वही है। कई बार क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हो गया। जैसे बहुत से लोगों को कान में साउंड सुनाई देता रहता हमेशा। आगे हमारी ये यहाँ पे कंसेप्ट ख़त्म होते हैं। आगे हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि माइंड, बॉडी क्या है और हार्ट और माइंड क्या है, फीलिंग और इमोशन क्या है, और कोज एंड इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट एंड कोज क्या है, रिलेटिविटी और एब्सोल्यूट क्या है, और हमारी जो सोल है वो क्या चीज़ है इसे, और हमारे माइंड के साथ इसका क्या इंट्रैक्शन है, और माइंडफुलनेस क्या चीज़ है। एक चीज़ होती है ना माइंडफुलनेस, उस पर मैंने बोला ही नहीं है, वो आगे बोलो कि माइंडफुलनेस क्या है, जिसे थर्ड आई मेडिटेशन भी बोलते हैं या मोरिटा थेरेपी भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा, उसके बिना समझ लीजिए कि हमारा फोकस डेवलप नहीं होगा, कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होगा। वो कह सकते हैं कि जिस तरह हमारी बॉडी को ज़रूरत है खाने की, हमारी जो सोल है, हमारा जो फोकस है, उससे ज़रूरत है माइंडफुलनेस मेडिटेशन की, ताकि वो डेवलप हो सके, ग्रो कर सके और हमारा फोकस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे माइंड की पावर बढ़ेगी। क्योंकि हमारे माइंड की पावर का सोर्स क्या है? हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा सोल, और वो डेवलप होगा माइंडफुलनेस से। तो नमस्कार, धन्यवाद।